हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। शिवम कुमार आपके समक्ष फिर से एक वीडियोस लेकर आपके सामने आया हूं। मेरा नाम हुआ शिवम कुमार। ठीक है, मैं आपका इंट्रोडक्शन अपना दे देता हूं। मेरा नाम हुआ शिवम कुमार, जैसे मैं पहले भी आपको बताते रहता हूं। ठीक है, इसके अलावा आपको आज मैं बता दूं कि आज मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूं, आज चैप्टर नंबर 1 है। ये आपका क्लास 6 हिस्ट्री का। ठीक है, आज से क्लास 6 हिस्ट्री का स्टार्ट कर रहा हूं। क्लास 6 हिस्ट्री का ये चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, जिसका नाम है कब, क्यों और कैसे। ये आपको सीटेट की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, सीटेट की बात कर रहा हूं 2024 का, जिसमें इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आने की संभावना काफी ज्यादा होती है। ठीक है, और बहुत ही डिटेल में पढ़ाने वाला हूं मैं। अपना खुद का जो नोट्स है वो नोट्स से पढ़ाने वाला हूं इस चैप्टर में। अगर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो इसके बाद इस चैप्टर से अगर कोई भी क्वेश्चंस आएंगे तो आप क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते हैं, सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। साथ ही साथ मैं प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चंस आए हैं चैप्टर से, वो सारे क्वेश्चंस को लास्ट में मैं करवाने वाला हूं। अगर हमारी वीडियो को आपको अच्छी लग रही होंगी या फिर लगेंगी तो आप वीडियो को जरूर लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छी ना लगे तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, फिर मुझे क्या सुधारने की जरूरत है। क्योंकि मैं बहुत एक छोटा मोटा टीचर हूँ और एक अपने तरीके से पढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ, ताकि एक अच्छा कंटेंट वैसे बच्चे तक पहुंच सके जैसा आपको कंटेंट नहीं है। मैं एक ऐसा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहा हूँ जो पूरे यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा डिटेल कोर्स चलेगा, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ, तो वीडियो को कंटिन्यू देखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, सबसे पहले हम लोग क्लास 6 का जैसे बातचीत कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है क्या, कब और कैसे। ठीक है, इसमें बेसिकली हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, इतिहास के बारे में बात करेंगे। इतिहास में कैसे इतिहास का भविष्य फ्यूचर रहा था, प्रेजेंट रहा था, पास्ट मतलब बोल रहा हूँ, हिस्ट्री का पास्ट कैसा रहा था, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। और मैं बुक के मदद से नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, टू द पॉइंट, क्योंकि बुक से पढ़ने में बहुत आपको समय भी लग जाता है और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन ये जो कंटेंट मैं दे रहा हूँ, अगर इस कंटेंट के अलावा एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बाहर नहीं जाएगा। अगर इस चैप्टर का कोई भी बच्चे को आप बैठा देना और बोला कि इस चैप्टर से जो भी सीटेट में आए हुए क्वेश्चन हो या फिर सीटेट में पूछ सकता है, उनको बैठा कर पूछ लीजिए, यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएंगे। इतना अच्छा कंटेंट मैं लेकर आया हूँ। बाकी आपके है, आप किस तरीके से आप इस वीडियो को देखते हैं आपके ऊपर है। चलिए, अतीत के बारे में बेसिकली पढ़ने वाले हैं। इसमें पहला पॉइंट आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, अतीत के लोग नर्मदा नदी के तट पर रहते थे और वे संग्राहक थे। और इसमें इस चैप्टर में बेसिकली जो बात की गई अतीत के बारे में बात की गई है। अब अतीत मतलब होता है हमारा पास्ट। तो हमारे पास्ट के जितने भी लोग थे वो लोग नर्मदा नदी के आसपास रहते थे। ठीक है, अतीत के लोग जो रहते थे उन्होंने अपना जीवन काल की शुरुआत जो किया था वो नर्मदा नदी के तट के आसपास किया था। देखिए, हमेशा जीवन का जो विकास होता है वो नदियों के आसपास ही होता है, क्योंकि नदी से हमें पानी मिल जाता है और पानी अगर मिल जाता है तो फल फूल जंगल से हम कहीं ना कहीं से बटोर ही लेते हैं। तो जहां पर भी नदी रहेगा वहीं पर हमारे जीवन का विकास ज्यादा होगा। तो सबसे पहले नर्मदा नदी के तट पर जीवन का विकास हुआ और वे सारे कौन थे? संग्राहक थे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि संग्राहक क्या होता है। तो संग्राहक जो इकट्ठा करने वाले व्यक्ति, यानी कि जैसे कि आज के डेट में क्या इकट्ठा करना है? रोटी, कपड़ा और मकान। अगर ये तीन चीजें आप इकट्ठा कर लें तो आप जीवन यापन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो वो लोग क्या इकट्ठा करते थे? तो खाने के लिए फल का संग्रह करते थे और शिकार करते थे। शिकार को हम लोग बोलते हैं आखेटक। ठीक है, तो पुराने लोग, जो अतीत के लोग थे, जो नर्मदा नदी के घाट के आसपास रहा करते थे, वो लोग संग्राहक थे। संग्राहक का मतलब होता है फल को संग्रह करना, शिकार करना। ये सारे जो पॉइंट्स होते हैं वो संग्राहक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां है, यह उत्तर पश्चिम में है। ठीक है, अब यहाँ पर एक पहाड़ी का नाम दिया गया है। ये क्वेश्चन आपको 2023 में पूछा था सीटेट में। यहाँ से 2023 सीटेट में क्वेश्चन 2024 में, जनवरी 2024 में जो हुआ है अभी हाल ही में, उसमें एक क्वेश्चन पूछा था, जिसमें एक क्वेश्चन ये था कि सुलेमान और किरथर पहाड़ियां किस दिशा में है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि सुलेमान और किरथर पहाड़ियां जो है ये किस दिशा में है? तो उत्तर पश्चिम में है। ठीक है, किस दिशा में? उत्तर पश्चिम में, याद रखिएगा। इसके अलावा सुलेमान एवं किरथर पहाड़ी के लोग, देखिए मैं अशुद्ध थोड़ा बहुत लिखता हूं हिंदी में, तो उसको थोड़ा सा आपको इग्नोर करके चलना होगा। सुलेमान एवं किरथर पहाड़ी के लोग सबसे पहले लगभग 8000 वर्ष पूर्व गेहूं एवं जौ का उपजाना शुरू किया था। यही क्वेश्चन हूबहू पूछा गया था। ठीक है,
तो सुलेमान व किरथर पहाड़ी के लोग जो थे, ये सुलेमान और किरथर पहाड़ी कहाँ पर है, तो उत्तर पश्चिम में है। और ये जो है सबसे पहले किस फसल को उपजाना शुरू किया था, तो गेहूं एवं जौ को। और कब, लगभग 8000 वर्ष पूर्व। ठीक है, 8000 वर्ष पूर्व जो है सुलेमान एवं किरथर पहाड़ी के लोग गेहूं एवं जौ को उपजाना आरंभ किया था, और साथ ही साथ जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया था। अब ये जानवरों को पालतू में आपको भेड़, गाय, ये सब थे, उनको पालतू बनाना शुरू किया था। अब यहाँ पर एक पॉइंट आपको यह है कि सुलेमान एवं किरथर पहाड़ी के जो एनसीईआरटी बुक में जो चर्चा की गई है, वो वहां से जो हमें फसल के साक्ष्य मिले हैं, जो गेहूं एवं जौ है, वो लगभग कितने वर्ष पूर्व है, तो ये 8000 वर्ष पूर्व की बातचीत चल रही है। अभी 8000 वर्ष पूर्व का नाम हमको कैसे याद रखना है, तो देखो सुलेमान का स्पेलिंग लिखोगे तो SULEMAN, ट्रिक मैं बता रहा हूं, जिसमें 7 अक्षर हैं, और एक किरथर की पहाड़ियां है, सुलेमान एवं किरथर की पहाड़ियां। तो सुलेमान में 7 है और किरथर को 1 ले लेंगे, तो टोटल हो गया 8, यानी 8000 वर्ष पूर्व। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिक है, इसको इस तरह से कोशिश करिएगा समझने का। सुलेमान एवं किरथर पहाड़ी के लोग जो थे, सबसे पहले 8000 वर्ष पूर्व गेहूं एवं जौ को उपजाना आरंभ किया था। और जैसा कि पता होगा कि गेहूं एवं जौ के साथ साथ इन लोगों ने जानवरों को भी पालतू बनाना शुरू किया, जिसमें भेड़, बकरी वगैरह, गाय वगैरह थे। ये इंपॉर्टेंट है। अब इसको आपको 8000 वर्ष पूर्व कैसे याद रखना है, तो सुलेमान का आपको स्पेलिंग याद रखना है, जिसमें 7 अक्षर आते हैं, और एक किरथर पहाड़ी को दे देना, यानी कुल मिलाकर टोटल 8 हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर 2 पहाड़ी का भी नाम है, एक गारो है, एक विंध्य पहाड़ी है। ये गारो कहाँ पर है, तो नॉर्थ ईस्ट में है, और विंध्य पहाड़ी जो है मिडिल इंडिया में है। ठीक है, ये एग्जाम में एकदम डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा कि गारो जो है किस दिशा में है, या फिर विंध्य पहाड़ी किस दिशा में, या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि गारो जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है, क्या यह बात सही है, गलत है, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो उसमें आपको ये याद रहेगा, तभी आप बता सकते हैं कि जो गारो है वो नॉर्थ ईस्ट में है, और विंध्य पहाड़ियां जो है वो कहाँ पर है, मिडिल ईस्ट में है। और यहीं से गारो एवं विंध्य पहाड़ियों से कृषि का विकास हुआ था, यहाँ से भी। और यहाँ से कृषि के विकास जब हुआ, तो सबसे पहले जो उपजाया गया था, यहाँ पर चावल उपजाया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, सुलेमान एवं किरथर पहाड़ी से हमें गेहूं एवं जौ के जो साक्ष्य मिले थे, और गारो और विंध्य पहाड़ियां से हमें किसके साक्ष्य मिले हैं, चावल के साक्ष्य मिले। इन्होंने सबसे पहले जो कृषि के रूप में जो उगाना शुरू किया, उसका नाम था चावल। ठीक है, क्या था, चावल। अब यहां पर आप देखिए फिगर में, अगर आप देखें, देखिए यहां पर अगर आप फिगर में देखें, तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, यही है सुलेमान एवं किरथर की पहाड़ियां, ये सिंधु नदी के तट पर है। ठीक है, यही है सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियां। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें गारो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक बार बता दूं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट होता है। ठीक है, तो बात हो रही है कि यहाँ पे गारो, तो नॉर्थ ईस्ट यानी इस क्षेत्र में होगा ना। तो नॉर्थ ईस्ट में आप खोजिए गारो, कहीं आपको दिख रहा है क्या, इसमें कहीं चर्चा किया गया है? हाँ देखिए, यहाँ पर है गारो की पहाड़ियां। ठीक है, यहाँ पर है गारो की पहाड़ी, ये किसमें, नॉर्थ ईस्ट में है। और इसके अलावा मिडिल इंडिया में विंध्य पहाड़ियां है, तो देखिए यहाँ पर है विंध्य पहाड़ियां। तो याद रखिए, किरथर पहाड़ी है, ये आपको गारो पहाड़ी है, और यहाँ पर है विंध्य की पहाड़ियां। किरथर पहाड़ी आपको किस दिशा में है, तो किरथर है आपको नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट में है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में है, इस दिशा में अगर आप देखें, तो ये दिशा में नॉर्थ वेस्ट में आपको मिल जाएगा। इसके बाद अगर बात करें विंध्य की पहाड़ियां, ये मिडिल ईस्ट में है, पूरा बिल्कुल बीच में ही है। और बात करें आपसे किरथर की पहाड़ियां, तो ये भी आपको नॉर्थ ईस्ट के तरफ ही आपको दिखेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, सुलेमान एवं किरथर की पहाड़ियां नॉर्थ वेस्ट में है, और गारो की पहाड़ियां नॉर्थ ईस्ट में है, और विंध्य पहाड़ियां जो है मिडिल इंडिया में है। विंध्य पहाड़ी एवं गारो पहाड़ी से कृषि का विकास हुआ था, जिन्होंने पहली फसल का जो उपयोग किया था वो चावल था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, सहायक नदी क्या होता है। ठीक है, अब सहायक नदी क्या होता है, इस पॉइंट पे चर्चा करते हैं। ये सहायक नदियां होती क्या है? सहायक नदियां वे नदियां होती हैं जो एक बड़ी नदी में जाकर मिल जाती है, उसे सहायक नदी कहते हैं। ठीक है, जो एक कोई बड़ी नदियां में, जैसे मान के चलिए कोई छोटा नदियां है, अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर गंगा जो नदी है, ये छोटे छोटे कोई सहायक नदियां हैं जो एक बड़ी नदियां में मिल जाती है। ठीक है, तो वे नदियां जो एक बड़ी नदी में जाकर आगे चलकर मिल जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं सहायक नदी। और सिंधु तथा इसकी सहायक नदी के किनारे आरंभिक जो नगर का विकास हुआ था, वो लगभग 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, तो सिंधु से, स से सिंधु, स से 47।
ठीक है, स से सिंधु, स से 47 ऐसे करके याद रख सकते हो। तो सिंधु और उसके आसपास की जो नदियों के किनारे जो नगरों का विकास हुआ था वो 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। और यहाँ पर सुलेमान एवं कीर्तर पहाड़ी में लगभग 8000 वर्ष पूर्व गेहूं एवं जौ को उपजाना आरंभ किए थे। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स को याद रखना। ये सुलेमान एवं कीर्तर पहाड़ी के लोग जो थे सबसे पहले गेहूं एवं जौ का विकास किए थे लगभग 8000 वर्ष पूर्व, और सिंधु के आसपास जो नगरों का विकास हुआ था वो था 4700 वर्ष पूर्व। ठीक है, दोनों पॉइंट्स को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर देखिए कि गंगा एवं इसकी सहायक नदी समुद्र तटवर्ती इलाके में नगरों का विकास जो हुआ था 2500 वर्ष हुआ। अब जैसा कि हम लोगों ने यहां पर देखा कि सिंधु के आसपास जो सिंधु नदी के आसपास जो नगरों का विकास हुआ था 4700 वर्ष पूर्व हुआ था, और वहीं गंगा के नदियों के किनारे के आसपास जो इसका विकास हुआ था लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, एक एक पॉइंट आपको याद रखने चाहिए। अब यहाँ पर बोलिएगा ये 2500 वर्ष हमें सर याद नहीं रह रहा, इसको कैसे याद किया जाए? तो देखिए ट्रिक में लिखा हूं, गंगा पवित्र नदी है, इसमें 25 बार स्नान करना चाहिए। लगभग अगर 25 बार आप स्नान करते हैं तो आपके जीवन का पाप धुल जाएगा। ठीक है, तो गंगा का आपको यहाँ पर आएगा, और गंगा के क्षेत्र में आसपास विकास कब हुआ? तो लगभग 2500 वर्ष हुआ, क्योंकि गंगा में हम क्या करते हैं 25 बार स्नान करना चाहिए। एक ट्रिक के साथ आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। इसके अलावा गंगा की जो सहायक नदी है जिसका नाम है सोन, ठीक है, ये सोन नदी के आसपास जो क्षेत्र है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मगध। ठीक है, गंगा का एक सहायक नदी है सोन, और सोन के आसपास का जो क्षेत्र है उसको मगध, जो आज का वर्तमान बिहार के रूप में जिसे जाना जाता है। और इसके शासक क्या थे? बहुत ज्यादा शक्तिशाली हुए थे, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह हुआ करते थे, और इसके शक्तिशाली जो इसके जो राजा थे बहुत ज्यादा शक्तिशाली हुआ करते थे। ठीक है, अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट का चर्चा है कि उप महाद्वीप के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते थे? ठीक है, उप महाद्वीप के जो लोग थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान अक्सर जाया करते थे। इसके पीछे का क्या रीजन है, रीजन को समझिएगा। सबसे पहला है काम करने की तलाश में। अगर किसी को काम करना है, काम करने की तलाश में, तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा ही, इसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। आपदा के कारण, अगर कहीं पर आपदा आ जाती है तो उसमें भी आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। सेनाएं दूसरे क्षेत्र में विजय पाने के लिए, व्यापारी सामान खरीदने और सामान बेचने हेतु, धार्मिक गुरु शिक्षा व सलाह देने हेतु, और रोचक स्थानों को खोजने के लिए उप महाद्वीप के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते थे? जाया करते थे। यहां तक सारा पॉइंट्स में आपको क्लियर हूं। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सारे पॉइंट आपको कवर नहीं करा या फिर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया। तो इन यात्रा के लोगों को एक दूसरे से विचार को जानने के अवसर मिला। अब जैसे कि हम जानते हैं कि एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे तो क्या होगा? वहां का कुछ ट्रेडिशन, यहाँ का कुछ ट्रेडिशन, दोनों मिक्सअप होगा, एक नया ट्रेडिशन होगा जिसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्सिटी, जो कि हम लोग आगे जाकर पढ़ने वाले हैं। हो सके आपको सोशल साइंस में डाइवर्सिटी के बारे में आपको बिल्कुल डिटेल जानकारी आपको मैं दे दूंगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ पर हम लोगों ने जो बात किया दक्षिण एशिया की बार बार चर्चा हो रही है, तो दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप की जो प्राकृतिक सीमा है, ठीक है, दक्षिण एशिया महाद्वीप उपमहाद्वीप जो है उसका जो प्राकृतिक सीमा है वो पहाड़ियों से, पर्वतों से और समुद्रों से घिरी है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप के प्राकृतिक सीमा इनमें से किससे घिरी है? पहाड़ियों से, पर्वतों से, समुद्रों से, या फिर इनमें से सभी? जिसमें आपको आंसर होगा इनमें से सभी, यानी ये तीनों से है। दक्षिण एशिया महाद्वीप की जो प्राकृतिक सीमा जो है वो पहाड़ी से, पर्वत से और समुद्रों से घिरी हुई है। यहां तक सारा पॉइंट्स आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पर दक्षिण एशिया का जब नाम आया है, साउथ एशिया उपमहाद्वीप का नाम आया है, यहाँ पर मैं उपमहाद्वीप के बारे में चर्चा कर रहा हूं। ठीक है, दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप के बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहा हूं। यहाँ पर जो है दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप में कौन कौन से आता है? इंडिया आता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल भी आ जाता है, भूटान होता है, श्रीलंका, अफगानिस्तान, चीन और म्यांमार। इतने कंट्री इसमें होती है, किसमें? साउथ एशिया के अंतर्गत आती है। अब आपको यहाँ पर एक साउथ एशिया का अगर किसी कंट्री का नाम याद रखना है तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बताया हूं कि आप MNP कराते हैं। ठीक है, MNP कराते हैं, जब सिम का एक दूसरे में परिवर्तन जब करते हैं तो क्या करते हैं? बहुत आसान चीज आज के डेट में, तो यानी MNP इज ABC। MNP क्या है? एक बहुत आसान चीज है, ABCD जैसा है। तो ABC नहीं, ABBC याद रखना, ABBC। ठीक है, तो MNP इज ABBC को ऐसे आप ट्रिक से याद रखते हैं। A फॉर अफगानिस्तान, B फॉर बांग्लादेश, भूटान, B फॉर भूटान होगा, और B फॉर बांग्लादेश हो गया, C फॉर चीन, I फॉर इंडिया, S फॉर श्रीलंका, M फॉर म्यांमार, N फॉर नेपाल और P फॉर पाकिस्तान। यानी ये MNP इज ABBC अगर आपको याद होगा तो MNP इज ABBC को याद रखने से आप भारत के उप महाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं इसकी चर्चा आपको आसानी से
पता चले कि इसका आंसर आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। साउथ एशिया उपमहाद्वीप एक महाद्वीप से भी छोटा है। ठीक है, एक महाद्वीप से भी साउथ एशिया उपमहाद्वीप छोटा है। समुद्र, पहाड़ तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इस उपमहाद्वीप कहा गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो साउथ एशिया उपमहाद्वीप है, ठीक है, जो साउथ एशिया उपमहाद्वीप है वो उसे उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये समुद्रों से, पहाड़ों से, पर्वतों से बट गए हैं। इनसे बटे होने के कारण इसे उपमहाद्वीप का क्या गया है? चर्चा दिया गया है, नाम दिया गया है। यहां तक सारे पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर कर दिया है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। 1 मिनट का मैं ब्रेक लेकर थोड़ा सा पानी में पी लेता हूँ, गला सूख रहा है, थोड़ा सा आप लोग इंतजार करिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। यहां तक सारा पॉइंट्स आपको क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ट्रिक भी बता दिए आपको उपमहाद्वीप का। अगर साउथ एशिया उपमहाद्वीप में कौन कौन से कंट्रियां होती हैं इसके बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया। किसका एक ट्रिक है MNP ABBC। MNP क्या एक बहुत आसान है, ABCD जैसा है। तो MNP से हो गया म्यांमार, नेपाल एंड पाकिस्तान, और ईच से हो गया आपको इंडिया एंड श्रीलंका, और ABB से हो गया अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश और चीन। यहां तक सारा पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। और साउथ एशिया उपमहाद्वीप जो है एक महाद्वीप से भी छोटा है। अब आप एक क्वेश्चन आपके दिमाग में यह भी आ रहा होगा कि सर साउथ एशिया उपमहाद्वीप को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये समुद्रों से, पहाड़ों से तथा पर्वतों से बटे हुए हैं। तो समुद्रों से, पहाड़ों से तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, या फिर उपमहाद्वीप का अगर बेसिक डिफिनेशन की मैं आपको बात कर रहा हूं तो महाद्वीप के भीतर एक बड़े एक भूभाग को, ठीक है, मान लीजिए ये महाद्वीप है, इस महाद्वीप के इस पार्ट्स को उपमहाद्वीप लिया जा सकता है, इसे भी कहा जा सकता है। यानी महाद्वीप के एक कोई बड़े भूभाग को उसे उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है। चलिए अब अगला पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाला हूं जो इंपॉर्टेंट है। इंडिया जो शब्द है वो कहां से निकला है? इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में हम लोग सिंधु कहते हैं। तो अगर एग्जाम में पूछा कि इंडिया जो शब्द है वो कहां से निकला है, तो इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? सिंधु कहा जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 2500 वर्ष पूर्व नॉर्थ वेस्ट से आने वाले ईरानी और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस कहा है। ठीक है, तो ईरानी और यूनानी कब आए थे? 25 वर्ष पूर्व आए थे। किस दिशा से आए थे? तो नॉर्थ वेस्ट से आए थे, और इन्होंने सिंधु नदी को हिंदोस या फिर इंदोस कहकर पुकारा। अब यहां पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन जब पूछेगा कि सर ये बताइए कि ईरानी और यूनानी भारत कब आए थे? 2500 वर्ष पूर्व जो आए थे, ये कैसे याद रहेगा? तो अगर आप ईरानी के स्पेलिंग में देखें, ठीक है, अगर आप ईरानी के स्पेलिंग में देखें तो IRANI टोटल कितना है? यहां पर 5 है, और यूनानी UNANI यहां भी 5 है, और इसको मल्टीप्लाई कर दिए 2500 वर्ष पूर्व हो गया। तो ईरानी में 5 है, यूनानी में 5 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो 2500। तो 2500 वर्ष पूर्व नॉर्थ वेस्ट से आने वाली ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु नदी को हिंदोस या इंडोस कहकर पुकारा था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अब आगे बात करते हैं कि सिंधु के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा गया। ठीक है, जो सिंधु नदी है, ठीक है, जो सिंधु नदी है वो सिंधु नदी के पूरब वाले जो पार्ट है उस पार्ट को क्या कहा गया? इंडिया कहा गया। पूरब वाले पार्ट को इंडिया कहा गया। ठीक, अगला पॉइंट हम जानते हैं नॉर्थ वेस्ट में रहने वाले लोगों को एक समूह को भारत कहा गया, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, तो पूरब में जो रहा उसको इंडिया कहा गया, और नॉर्थ वेस्ट वाले जो पार्ट को क्या कहा गया? भारत। ठीक है, क्या कहा गया? भारत। और इसके बारे में हमें जानकारी जो मिलती है किस बुक से मिलती है? तो ऋग्वेद से इसकी हमें जानकारी मिलती है। चलिए
अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि अतीत के बारे में जानकारी हमें कैसे मिलती है। तो अतीत के बारे में हमें जानकारी जो है वो पांडुलिपियों से, अभिलेखों से या फिर पुरातात्विक से मिलता है। अब यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि पांडुलिपि क्या होता है, अभिलेख क्या होता है, फिर पुरातात्विक क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको चर्चा कर लेता हूँ। पांडुलिपि क्या होता है? अतीत में हाथों के द्वारा लिखी गई पुस्तक को पांडुलिपि कहा जाता है, क्योंकि पहले के जमाने में प्रिंटेड मशीनरी नहीं थे, जो भी थे हाथों से ही लिखा जाता था। तो हाथों से लिखने के काम को क्या कहा जाता? पांडुलिपि कहा जाता। अतीत के समय में, पुराने समय में पांडुलिपियों को हाथों से लिखा जाता था, पुस्तकों के हाथों से लिखा जाता, उसको पांडुलिपि के नाम से हम जानते हैं। ठीक है। और अंग्रेजी में पांडुलिपि को क्या कहा गया है? तो अंग्रेजी में जो है पांडुलिपि को मैन्युस्क्रिप्ट कहा गया है, जिसका मेनू होता है हाथ, और स्क्रिप्ट के बारे में चर्चा नहीं है। मेनू का मतलब क्या होता है? हाथ होता है। ठीक है। ऐसे तो स्क्रिप्ट मतलब किसी के बारे में, किसी चीज का स्क्रिप्ट जब क्या करते हैं तो उसको बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। तो अंग्रेजी में पांडुलिपि को मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। और मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो कैसा वर्ड है? एक लैटिन वर्ड है। कैसा वर्ड है? एक लैटिन वर्ड है। ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं। पांडुलिपियां जो होती है वो प्रायः ताड़ पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ के छाल से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। अब यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा कि ठीक है, पुराना जो हमें इतिहास की जानकारी मिलती है वो पांडुलिपियां से मिलती है, तो ये पांडुलिपियां होता कैसा था, लिखा कैसे जाता था? तो पांडुलिपियां को जो लिखा जाता वो ताड़ पत्रों पर लिखा जाता था, या फिर हिमालय के क्षेत्र में एक भूर्ज नामक पेड़ पड़ता है, उसे पेड़ के छाल पर लिखा जाता, क्योंकि उस छाल का जो छाल होता है बहुत मुलायम होता है और इसको आसानी से लिखने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो पांडुलिपियां प्रायः जो होता है ताड़ पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से तैयार भोजपत्र पर मिली है। और यह भूर्ज नामक जो पेड़ का छाल है वो कहां से मिली है? तो हिमालय के क्षेत्र के आसपास इसका उपजाऊ होता है, इसका उगाऊ होता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि पांडुलिपियां आखिर मिलती कैसे है भाई? तो ये पांडुलिपियां जो है पहले के समय के लोग जो थे इसको मंदिरों में, इसको बिहारों में रखवा दिए थे। तो पांडुलिपियां जो है प्रायः यह मंदिरों तथा बिहारों से प्राप्त होती है, अधिकतर, मैक्सिमम। अब देखिए पांडुलिपियां से किन किन विषय की जानकारी मिलती है? तो पहला है धार्मिक मान्यताओं एवं व्यवहार की जानकारी हमें मिलती है, राजाओं के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है, औषधि के बारे में, महाकाव्य के बारे में, या फिर कविता तथा नाटक के बारे में। इन सभी के बारे में हमें जानकारी जो मिलती है वो पांडुलिपियां से मिलती है। ठीक है। अब यहाँ पर है एक इंपॉर्टेंट और पॉइंट है, सारे पॉइंट्स को मैं कवर किया हूं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये है गारंटी। सीटेट का एग्जाम अगर आप दे रहे हो, अगर आप मेरा कंटेंट क्लास नोट्स जो है बहुत अच्छे से पढ़ लोगे तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैं टू द पॉइंट पढ़ाया हूं, बेकार की फिजूल बातें मैं नहीं पढ़ाया हूं। अब देखिए पांडुलिपियां जो है प्राकृत तथा तमिल भाषा में लिखा गया है, और अतीत के लोग प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पांडुलिपियां जो है वो प्राकृत भाषा में लिखा गया है तथा तमिल भाषा में लिखा गया है, और अतीत के जो आम लोग जो हैं वो प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। यानी पांडुलिपियां जो हमें लिखी मिली है वो प्राकृत में और तमिल में, लेकिन आमतौर पर बोली चले वाली जो भाषा थी वो क्या थी? प्राकृत ही थी। अब अगला पॉइंट्स पढ़िए, अभिलेख। अब पहला तो पांडुलिपि के बारे में पढ़ लिया, दूसरा अभिलेख। अभिलेख क्या होता है? तो अभिलेख जो होता है ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसे कठोर सतह पर लिखे जाते थे उसे अभिलेख कहा जाता था। अभिलेख जो होता है पत्थरों पर लिखा जाता है या फिर दीवालों पर लिख सकते थे, माने ऐसी कोई भी कठोर सतह पर जिसे लिखे जाना संभव हो उसे क्या कहते हैं? अभिलेख के नाम से जाना जाता है। राजा अभिलेख का प्रयोग जो करता था वो जनता की उपलब्धियों को दिखाने के लिए करता था कि हमारे पास इतना घोड़ा है, हम ये युद्ध विजय किए हैं, हम ये किए हैं। ठीक है। तो इस चीज की जानकारी हमें जो पता होना चाहिए कि राजा जो है अभिलेखों का प्रयोग जनता का आदेश देने हेतु, अपने उपलब्धियों को दिखाने हेतु करते थे। ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट है, लिपियां जो होती है वो किससे बनी होती है? अक्षरों से तथा संकेतों से। ठीक है। अक्षर और संकेत मिलकर जो है लिपि का बोध कराती है, लिपि के बारे में हमें जानकारी देती है। अब देखो अतीत के वस्तुओं को अध्ययन करने वाला जो व्यक्ति होता है वो क्या कहलाता है? पुरातात्विद कहलाता है। अब यहां पर आपको दिमाग में क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि पुरातात्विद क्या होता है? तो अतीत के वस्तुओं के अध्ययन करने वाला, जो पुराने चीजों है उसके बारे में जो अध्ययन करते थे, अतीत के बारे में अध्ययन करने वाले व्यक्ति को पुरातत्विद के नाम से जाना जाता था। ठीक है। पुरातात्विद जो होते थे वो जानवरों,
चिड़ियों तथा मछलियों के बोन से अतीत के लोगों के खान पान की जानकारी जुटाते थे। ठीक है, किसके बारे में? 8000 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। इसमें खान पान की जानकारी, जानवरों की जानकारी, चिड़ियों की जानकारी और मछलियों की जानकारी के बारे में हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट है, स्रोत क्या होता है? स्रोत जो आप यहां पर रखे हैं या फिर आपको याद होगा, उस स्रोत होता क्या है? तो सर, पांडुलिपियां, अभिलेख और पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए, पांडुलिपियां, अभिलेख तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारी के लिए इतिहासकार स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इन स्रोतों से अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। ठीक है, इन स्रोतों से अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। चलिए, यहां तक सारा पॉइंट्स आपको मैंने क्लियर कर दिया हूं कि स्रोत क्या होता है। पांडुलिपियां, अभिलेख तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारी के लिए इतिहासकार स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। यानी कुछ पांडुलिपि से मिला, कुछ अभिलेख से मिला, तो वो मिलने वाले चीजों को हम लोग स्रोत के नाम से जानते हैं। किस नाम से? स्रोत के नाम से। ठीक है, अब देखिए, अब अगला पॉइंट मैं आपको जो बता रहा हूं वो है, पुरातात्विद एक जासूस है जो स्रोतों का प्रयोग करके अतीत को जानने का प्रयास करती है। ठीक है, पुरातत्विद क्या है? पुरातत्विद भी एक जासूस के जैसा काम करता है, जो जमीन के अंदर घुसकर, जमीन के अंदर खुदाई करके जो हमारे इतिहास के बारे में जानकारी प्रोवाइड करते हैं, उसे हम लोग पुरातत्विद कहते हैं। पुरातत्विद एक जासूस कहते हैं। ठीक है, पुरातत्विद क्या होता है? अपने से लिखना, उसको हम लोग बोलते हैं पुरातत्विद, मतलब अपने से खोदना। ठीक है, खुदाई करना को हम लोग पूरा खोदना या फिर उसके बारे में जानकारी जुटाना या फिर इस तरह के कोई भी काम करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पुरातत्विद करते हैं। अब देखिए, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की यह भी चर्चा है कि अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग का भोजन जो होता है, मछली पकड़ना, शिकार करना, भोजन का संग्रह करना, ये काम होता था। ठीक है, तो अंडमान द्वीप जो है एक विलेज द्वीप है, गांव जैसा द्वीप था। उस द्वीप पर हमें क्या चीज के बारे में जानकारी मिलती है? तो मछली पकड़ने की, शिकार करने की और फल फूल संग्रह द्वारा प्रदान करने की, जो प्राप्त करने की जो है वो अंडमान से होती थी। लेकिन शहरों में इसका खाद्य आपूर्ति जो होता खुद से ना होकर बल्कि दूसरों पर क्या करती थी? निर्भर हुआ करती थी। तो शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए एक दूसरे पर क्या करते थे? निर्भर रहते थे। ठीक है, और अगला पॉइंट इसके बारे में जो जानकारी है, सिर्फ राजा ही अपने विजय को लेखा जोखा लिखवा पाते थे, इसलिए चूंकि लड़ाई की जानकारी हमें आसानी से मिल जाती, इनकी जानकारी। तो राजा जो थे वो अभिलेखों को जब भी कोई जीतते थे या फिर कोई काम कराते थे, उसको अभिलेखों पर लिखवा देते थे। तो अभिलेख पर लिखने के लिए आपको पढ़ना होगा, उसको अगर आप पढ़ लेंगे तो आप अपना अभिलेख आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, लिखवा सकते हैं। या फिर जिसके पास ज्यादा धन हो, दौलत हो, वो ऐसे व्यक्ति लिखवा सकते हैं। इससे हमें आसानी से किसी भी राजा के बारे में क्या होती है, उनकी जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको इस तरह से 2000 वर्ष लिखा मिले तो इसका मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात कर रहा है। अगर आपको बीसी बोले, बिफोर क्राइस्ट, बीसी ई बोले या फिर ईसा पूर्व बोले, तो इसका मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के पहले। और सी बताए, एडी बताए या फिर ईस्वी बताए, ईसा मसीह के जन्म वर्ष को हम लोग सी, एडी और ईस्वी कहते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को आप समझ गए होंगे। अब देखिए, रोसेटा कस्बा कहाँ है? ठीक है, ये जो रोसेटा कस्बा है ये कहाँ है? तो रोसेटा कस्बा जो है मिस्र के उत्तरी तट पर है। कहां पर है? मिस्र के उत्तरी तट पर जो है रोसेटा कस्बा है। ठीक है, और कारतूस का क्या अर्थ होता है? राजाओं तथा रानियों के नाम का फार्मिंग करना। ठीक है, फ्रेमिंग करना। तो राजा तथा रानियों के नाम के कुछ लोग क्या करते थे? फ्रेमिंग करवा कर देते थे। उसी फ्रेमिंग को हम लोग क्या बोलते थे? कारतूस का नाम भी दिया गया है, कारतूस। यहां तक चलिए, तो अब इसके कुछ क्वेश्चंस को हम कर लेते हैं। चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, उसके क्वेश्चंस को हम कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो हैं, अब ये क्वेश्चंस समय समय पे पूछे गए हैं और इस चैप्टर से जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस को मैं आपको यहाँ पर कवर करवा रहा हूँ। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर से लगभग एक क्वेश्चन हमेशा देखने को मिला है, तो उसी में से आपको मैं क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस को मैं कवर करा दे रहा हूँ। ठीक है,
चलिए, तो जो पहला क्वेश्चन है वो है द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड बार्ले आर लोकेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। क्या कह रहा है कि गेहूं एवं जौ जैसे फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान से मिले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सुलेमान और किरथर पहाड़ियों से, मैं अभी अभी पढ़ाया हूं कि सुलेमान और किरथर पहाड़ियां से क्या मिली है हमें, गेहूं एवं जौ के साक्ष्य मिले हैं। और ये लगभग कितने वर्ष पूर्व की बात है, 8000 वर्ष पूर्व की बात है, ये मैंने आपको बताया हूं। तो आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए क्वेश्चन है सी, इसको बोलते हैं कॉमन एरा। ठीक है, ये कॉमन एरा जो है ये क्या है, ये आदेश जारी करने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत भारतीय एरा, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय एरा के बारे में यहां से भारत से कोई सरकार का चर्चा ही नहीं है। हिंदू एरा, ये गलत हो जाएगा, हिंदू और इस्लामिक एरा के बारे में कोई चर्चा ही नहीं है। ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करने का नया एरा कह सकते हैं, ये हो सकता है लेकिन कोई खास नहीं लग रहा है। लेकिन ये क्रिश्चियन एरा है जो अब दुनिया में सारे हिस्सों में स्वीकृत कर जा चुका है। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गांवों में रहना आरंभ किया था और निम्नलिखित में से वे क्षेत्र कौन से थे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मनुष्य, आपको जैसे बताया कि किस क्षेत्र में 8000 वर्ष पूर्व रहते थे, तो 8000 वर्ष पूर्व सुलेमान एवं किरथर पहाड़िया के लोग रहते थे। इनका स्टार्ट हुआ था 8000 वर्ष पूर्व विकास। तो इसमें से पूछ रहा है कि ये गांव में रहने वाला आरंभ किया था, इनमें से वे कौन थे। वे सुलेमान और किरथर के पहाड़िया के लोग थे जो अपना जीवन यापन 8000 वर्ष इनकी शुरुआत हुई थी और तब से अब तक चली आ रही थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। तो आपको मैंने बताया था कि गंगा का जो सहायक नदी है दक्षिण सोन, और गंगा के दक्षिण में, ठीक है, मगध राज्य का उत्कर्ष हुआ था। तो गंगा के किस क्षेत्र में, दक्षिण क्षेत्र में। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत, अभी अभी क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। देखिए कंटेंट में आपको इतना अच्छा पढ़ाया हूं कि एकदम एक एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। भरत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वे डैश में रहते थे, कहाँ रहते थे, तो ये उत्तर पश्चिम भारत में रहते थे। ठीक है, उत्तर पश्चिम भारत में रहते थे, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट साइड में रहते थे। तो आपको दिशा का भी जानकारी होना चाहिए, बिना दिशा की जानकारी के आप क्वेश्चन आपके छूट सकते हैं। और भरत का जो जानकारी कहाँ से मिली है, ऋग्वेद से हमें मिली है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आखेटक खाद्य संग्रह के एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहने का कारण नहीं था। यहां पर लिखा है नहीं था, देखिएगा नहीं था। तो इसका जो एक स्थान पर रहने से संसाधन में कमी हो जाती थी, ये तो होता था, ये तो सही नहीं है। उन जानवरों का पीछा करना जिसका वे शिकार करते थे, ये भी हो सकता है। संसाधन के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्रह समूह से संघर्ष करना, जल संसाधनों की खोज के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर मुझे जो लग रहा है ये ऑप्शन नंबर 3 लग रहा है। ठीक है, एक बार आप भी इसको चेक कर लीजिएगा अगर आपको लग रहा है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन का मेरे अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर लग रहा है ऑप्शन नंबर 3 है। संसाधन के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्राहक समूह से संघर्ष करना, ये ऐसा कुछ इसके बारे में चर्चा नहीं किया गया है, क्योंकि जल की तो खोज वे करेंगे, क्योंकि जल की खोज करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते ही थे। और संसाधन की कमी हो जाती थी इसके लिए भी जाते थे, जानवरों को शिकार करने के लिए जाते थे। लेकिन संग्राहक समूहों से संघर्ष करने के बारे में किसी तरह का कोई चर्चा नहीं है। देखिए ये भी क्वेश्चन आया सितंबर 2015 पेपर 2 में। ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। सितंबर 2015 पेपर 2 का क्वेश्चन है। अब कथन ए और कथन बी को पढ़िए। कथन ए में क्या है कि पांडुलिपियां प्रायः ताड़ पत्रों अथवा भूर्ज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। बिल्कुल सही है कि, और ये जो भूर्ज जो है ये हिमालय के क्षेत्रों में इसका मिलता था, हिमालय के कश्मीर वाले क्षेत्र में। उसके बाद अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सत्तों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। जैसा कि मैं बताया था कि अभिलेख जो होता था वो राजाओं अपने जब विजय प्राप्त करते थे तो उनके पास धन पैसा ज्यादा होता था, तो अपनी विजय प्राप्त को उल्लेख करवाने के लिए वो क्या करते थे, पत्थर तथा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सत्तों पर उत्कीर्ण करवा देते, जिसको अभिलेख से नाम जाना गया। तो इस क्वेश्चन में ए और बी दोनों सही है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है कि सबसे पुरानी पांडुलिपियां डैश पर लिखी गई है। ये 2018 में क्वेश्चन पूछा था आपको पेपर 2 में, एसएसटी पेपर 2 का क्वेश्चन है।
तो सबसे पुरानी पांडुलिपियां जो है वो ताड़ पत्रों पर लिखी जाती थी, कागज पर किसी तरह का अब लिखी जाती है, पत्थर पर तो अभिलेख लिखे जाते हैं, लकड़ी पर कोई ऐसी चर्चा ही नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा ताड़पत्र। अगला क्वेश्चन है, ये 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, 2021 पेपर 2 का क्वेश्चन है, एसएसटी का है। अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? जैसा कि मैंने आपको बताया था, पुरातत्वविद होते हैं, ये खनन का काम करते थे और इतिहास के जानकारी के बारे में, पुराने इतिहास के बारे में साक्ष्य को जुटाते थे, उसके बारे में ही अध्ययन करते थे। जिसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो ये रहा, बिल्कुल आपको जो भी था मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज बता दिया, जितने भी चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे सारे बता दिए, चैप्टर को मैंने पढ़ा दिया। वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी तो वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर करिएगा और एक कमेंट प्यारा सा जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।